चले किसी छात्र की समस्या है, वो किसी अध्यापक से कहने जा रहा है या प्रॉक्टर से कहने जा रहा है, तो प्रॉक्टर और अध्यापक को इतना अधिकार था कि अगर इनके ऊपर अगर शिकायत भी कर देगा तो वो छात्र संघ का चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएगा। मतलब अजीबोगरीब चीजें थी उसको। मैं इसलिए आपने जो कहा नहीं कि जो इसके जो आपकी मुखिया है वो ऐसा 2007 में उन्हीं का हाँ नहीं वो कोर्ट में मामला था उस समय लिंगदेव की सिफारिश आई थी, वो भी आए थे। जो पहले से राजनीतिक लोगों के बेटे हैं वही राजनीति करते आएंगे और वहीं से राजनीति आगे बढ़ जाएगी। नहीं तो छात्र संघ से अगर आएंगे तो वहां समस्या होगी कि नए नए लड़के आ जाएंगे जो किसी भी परिवार से बड़े परिवार से ताल्लुक नहीं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप फिर वहां भी तो कटघरे में आ रहे हैं। आपको इसमें क्या संभावनाएं ऐसी दिख गई कि आप बसपा में अभी भी बने रहे? मैं देखिए मैं 2022 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, बीएसपी ने हमको अपना प्रत्याशी वहां बनाया तुलसीपुर विधानसभा से जी। और मैं एक बात आपको बता दूं कि जैसे पार्टी का ग्राफ, मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से हुई जी। संसदीय राजनीतिक जीवन जिसे आप कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म बीएसपी ने हमको दिया, ठीक है। और आप रैली में अगर आपके लोग गए होंगे जिन्होंने कवर किया होगा, मतलब जो उत्साह बिना बुलाए अपने पैसे से अपने टिकट से, यहाँ तक कि मुझे सूचना मिली अगल बगल के जिलों के लोग पैदल आए। आप बताइए जिसकी सरकार 2012 से नहीं है, पिछले 10, 12, 15 वर्षों से सरकार ना हो, कार्यकर्ताओं में ये गजब का उत्साह कि पैदल आ रहे हैं। अच्छा, अनादि टीवी के खास प्रोग्राम नेता हम ही हैं कल के में आज हमारे मेहमान हैं प्रताप भुवन सिंह। प्रताप भुवन सिंह जी छात्र नेता रहे। छात्र नेता के बाद आपने, क्योंकि चुनाव भी आपने पार्टिसिपेट किया, प्रत्याशी रहे आप तुलसीपुर विधानसभा से जो कि बलरामपुर जिले में आती है। आपका राजनीतिक परिवार से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पिताजी और आपके बाबा जी दोनों ही लोग सदन में रहे। आज हमारे साथ हैं। नेता बनने की चाह वो पापा और बाबा को देखकर आ गई या कुछ मन में कुछ और भी बातें थी? नहीं, शुरू से जहाँ तक मुझे याद है जी कि जब से मैं होश संभाला क्लास 3, 4 से, तब से ये भावना सदैव ये रही कि सेवा भाव तो हमेशा दिल में रहा, लेकिन उस जो मतलब माहौल जो रहा वो शुरू से राजनीतिक माहौल रहा घर में। तो उसको देखते हुए निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि स्वाभाविक रूप से वो चीज़ मन में रही कि कहीं ना कहीं इस व्यवस्था के तहत ही जो वंचित हैं या जो कमजोर हैं या जिनकी सेवा करना चाहते हैं, तो वो एक बेहतर माध्यम है। तो पॉलिटिक्स मतलब सेवा तो कई भी उससे किया जा सकता था, लेकिन पारिवारिक रूप से उन चीज़ों को देखा गया, तो इसलिए मतलब उसमें जाना। मैं प्रताप जी, मैं 2 तरह से लोगों को देखता हूँ जी। एक होते हैं कि जो मतलब अपने को जैसे मान लेते हैं कि अब मुझे कुछ समाज से नहीं चाहिए जी, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, ऐसी स्थिति में एक लोग नेता बनते हैं जी। दूसरे जो नेता बन रहे हैं लोग, मैं देखा जी, वो ऐसे लोग रहे हैं जी जो मतलब कहीं कुछ है ही नहीं जी जी। उनको कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ वो आते हैं कि यदि मैं इस राजनीति में आता हूँ, किसी के साथ पहले चलता हूँ, किसी के पीछे झोला लेके चलता हूँ, और फिर जो है धीरे धीरे मैं इसमें भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ क्योंकि दूसरी जगहों पे अच्छा नहीं हो पाया। आप अपने को किस वाले कैटेगरी में मान रहे हैं? मैं कोई या तीसरी भी कैटेगरी? नहीं, मैं एक ही कैटेगरी में मानता हूँ कि केवल सेवा भाव और पाना ना पाना कभी भी मेरी मतलब प्राथमिकता नहीं रही कि मुझे कुछ हो ही जाना है इस वजह मैं किसी नहीं। मैं रोकूंगा। सेवा का भाव कब आता है? जब आपके पास कुछ हो ऐसा जो आप कर सकते हो लोगों के लिए। जैसे आपने अभी खुद कहा कि जैसे आपकी पृष्ठभूमि पॉलिटिक्स की रही है जी, तो लोग लगभग 20-25 साल या 30 साल लगभग संसदीय व्यवस्था में रहे हैं, सरकार में रहे हैं जी। तो उस समय जैसे बाल अवस्था में, जैसे जब से मैंने क्या कहें आपको बताया क्लास 3 या 4 में देखा, तो कुछ होने की जो बात आपने कही, तो मतलब ऐसा तो कुछ था नहीं कि मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा समझदारी चौथे तीसरी में कोई बहुत ज़्यादा होती नहीं है। लेकिन अगर कोई परेशान है, मान लीजिए कोई आया हुआ है कि भैया हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। उस समय जब मैं बता रहा हूँ कि किसी को मान लीजिए किसी जानवर ने काट लिया हो, उसको इंजेक्शन नहीं उपलब्ध हो पा रहा हो, या
छोटे मोटे कॉलेजेस होते हैं, मैं उस समय मैंने देखा कि एडमिशन में दिक्कतें आ रही थी, तो जो मेरा सामर्थ्य होता था कि मैं कह दूं लोगों से कि इनका कर लिया जाए, क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि था तो मेरे बातों को वैल्यू दी जाती थी। तो कभी भी प्राथमिकता किसी भी तरीके से लाभ अर्जित करने का नहीं रहा। भाव यही रहा कि अगर कोई आदमी परेशान है तो अगर कोई आदमी कि मैं किसी भी तरीके से कुछ कर सकूं तो करने हमेशा चाह रही, वो आज भी है, वो हमेशा रहेगी। कोई और प्रयास कभी किया आपने, मतलब जैसे क्या शुरू से ही बिल्कुल छात्र राजनीति में तो आए, लेकिन छात्र जब आप बने होंगे तो उस समय राजनीति के लिए आप नहीं सोचे होंगे, मुझे लगता है कि कोई पढ़ाई की होगी? नहीं, मैंने पढ़ाई मैं यहीं लखनऊ में कॉलबिन तालुकेदार में पढ़ा जी। फिर उसी के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने दाखिला लिया। मैं विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद मैं पहला वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा जी। और ये मेरा सौभाग्य रहा जी कि मतलब उन परिस्थितियों में, उन समय पे जहाँ पे एक चीज बहुत लाजमी होती थी छात्र नेता के साथ कि किसी ना किसी तरीके से किन्हीं चीज़ों में अक्सर करके लोग संलिप्तता पाई जाती थी। एक चीज़ की मुझे बहुत खुशी रही कि उस दरमियान भी साफ सुथरी छवि और एक अच्छे मोटिव के साथ कि मतलब जो भी कुछ हो सके छात्र हित में या जो विश्वविद्यालय के हित में या जो भी हो सके उसको मैंने सदैव करने का प्रयास किया। और दुर्भाग्य ये रहा कि एक बार चुनाव लड़ने के बाद दोबारा वहां पे चुनाव बंद हो गया, जो आज तक नहीं हुआ। इसका थोड़ा सा मतलब हमेशा रहता है, बिल्कुल हमेशा रहता है, क्योंकि मैं जिसे आपने कहा कि अपने आप को मैं जिसे कहते नहीं कि रिप्रेजेंट करने का अवसर अल्प मिला मुझे, जैसे उस व्यवस्था में जहाँ पे संभावनाएं थी। तो छात्र संघ का जब चुनाव बंद हुआ जी तो आपको बहुत दुख हुआ? हाँ, निश्चित तौर पे दुख हुआ, क्योंकि आपको मालूम है कि छात्र संघ का चुनाव आप जिस पार्टी से संबंध रखते हैं जी उन्हीं के मुखिया ने ही इसको बंद करवाया था? मुखिया ने नहीं बंद कराया था भाई साहब जी। वो लिंगदो एक सिफारिश, एक कमेटी बनी थी, उसमें कुछ रूल्स थे, तो वहां पे उन रूल्स के अंतर्गत जो लोग आते थे और जो लोग नहीं भी आते थे उस पर काफी डिबेट हुआ, उस पर काफी चर्चाएं हुई, हम लोगों की भी बढ़ चढ़ के हम लोगों से राय भी लिए गए और सारे छात्र नेताओं से उसके बारे में जानकारी ली गई। तो उसको एक तरीके से मैं कह सकता हूं कुछ ऐसे लोग थे जो छात्र राजनीति की जो नर्सरी है उसको कमजोर करने का एक षड्यंत्र रचा गया और उसके तहत प्रभावित किया गया पूरे प्रदेश के, खासकर आपके उत्तर प्रदेश में और तमाम जगह चुनाव हो रहे हैं आज के प्रतिदिन। 2004 या 5 के बाद आज तक लखनऊ विश्वविद्यालय में इलेक्शन नहीं हुए, तो मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत उस चुनाव को प्रभावित किया गया। तमाम ऐसी उसमें जो आप उस समय जो मतलब जो लिंगदेव की सिफारिशें थी उस समय उसमें जो थी वो ऐसी चीजें थी कि जो बिल्कुल राजनीति करने वाले व्यक्ति के लिए ये संभव ही नहीं हो सकता है कि उन चीजों को वो बिना पता चले किसी छात्र की समस्या है वो किसी अध्यापक से कहने जा रहा है या प्रॉक्टर से कहने जा रहा है, तो प्रॉक्टर और अध्यापक को इतना अधिकार था कि अगर इनके ऊपर अगर शिकायत भी कर देगा तो वो छात्र संघ का चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएगा। मतलब अजीबोगरीब चीजें थी। उसको मैं इसलिए आपने जो कहा नहीं कि जो इसके जो आपकी मुखिया है वो ऐसा 2007 में उन्हीं का हाँ नहीं वो कोर्ट में मामला था, उस समय लिंगदेव की सिफारिश आई थी, वो भी आए थे, पूर्व चुनाव आयुक्त जो हैं डीएम लिंगदेव जी जी वो भी आए थे, तो उन्होंने भी हम लोगों की बात सुननी चाहिए। आपने कहा कि ये छात्र संघ जो है जी वो राजनीति की नर्सरी जी कह रहे थे आप अभी, तो ये किसको रोकना चाहते थे इस नर्सरी को बंद करके? नहीं रोकना भाई साहब, जैसे हमें जो लगा कि जैसे एक मैं यहाँ पे मतलब मैं मुझे सबसे बड़ा सवाल फिर आप पे ही आके खड़ा होगा कि छात्र संघ की नर्सरी बनने से मतलब छात्रों की नर्सरी जो मतलब राजनीति की जो नर्सरी उसको बनने से रोकने के लिए इसलिए रोका जा रहा था कि जो परिवारवाद चलता है जो पहले से राजनीतिक लोगों के बेटे हैं वही राजनीति करते आएंगे और वहीं से राजनीति आगे बढ़ जाएगी, नहीं तो छात्र संघ से अगर आएंगे तो वहां समस्या होगी कि नए नए लड़के आ जाएंगे जो किसी भी परिवार से बड़े परिवार से ताल्लुक नहीं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप फिर वहां भी तो कटघरे में आ रहे हैं। मैं आपका भी परिवार नहीं, मेरा परिवार था, तो भाई लेकिन यहाँ राजनीति करने वाले और भी बच्चे रहे होंगे जिनको दुख होना चाहिए। नहीं, मैं राजनीति देखिए विश्वविद्यालय में राजनीति करने का मोटिव क्यों यही था, क्योंकि देखिए वहाँ पे हमारे विश्वविद्यालय में कोई परिवार के नाम पे तो हमको वहाँ पढ़े लिखे मतदाता हैं, जागरूक मतदाता हैं, नौजवान मतदाता हैं, वहाँ पे किसी के उससे तो कोई
मोटिव होके किसी को वोट करना नहीं है। जो आपका क्रियाकलाप होगा, जिस तरीके से आप उनके बीच में उनके सुख दुख की लड़ाई लड़ेंगे, तो वहां पे करने का मकसद केवल ये है कि अगर आप विश्वविद्यालय में अगर कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और नर्सरी मैंने इसलिए शब्द का यूज़ किया क्योंकि अगर आप उन जगहों को पार करके आते हैं तो जैसे आपको कहीं पे भी, आपने बताया कि जो पारिवारिक वो है और पृष्ठभूमि है, उनसे उनकी ज़रूरत आपको नहीं पड़नी है। आप अपने कैपेबिलिटी पे, अपने जो आपके अंदर है पोटेंशियल है, उसके बल पे आपको वहाँ पे 40,000 50,000 छात्र आपको अपना नेतृत्व देते हैं। तो और जो राजनीतिक दल होती हैं उनमें आपको जगह पाने में, उनमें टिकट पाने में, उनमें पद पाने में आपको निश्चित तौर पे विरहिता मिलती है। अगर एक मैं जानना चाहता था आपसे यहाँ पे, बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ चुनाव दर चुनाव गिरता ही रहा है जी। ऐसे में जो भी अपना भविष्य संवारना चाहते थे, जो अपना भविष्य देख रहे थे ठीक तरीके से, वो उनका हमेशा प्रयास रहा कि लोग जो सत्ता पर है जी उसी के साथ बिल्कुल सही। और ऐसे बहुत सारे नेता, मुझे लगता है कि बहुत सारे का मतलब कि मैं कहता हूं कि हर जिले से जो लोग थे वो सब लोग जो सत्ता में हैं उनसे या दूसरी पार्टियों में चले गए, जैसे जैसे ग्राफ गिरता दिखा। आपको इसमें क्या संभावनाएं ऐसी दिख गई कि आप बसपा में अभी भी बने रहे? मैं देखिए, मैं 2022 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, बीएसपी ने हमको अपना प्रत्याशी वहां बनाया तुलसीपुर विधानसभा से जी। और मैं एक बात आपको बता दूं कि जैसे पार्टी का ग्राफ, मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से हुई जी। संसदीय राजनीतिक जीवन जिसे आप कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म बीएसपी ने हमको दिया, ठीक है। और बहन जी की जो नीतियां रही हैं जी, बहन जी की सरकार में जो उपलब्धियां सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की रही हैं जी, उसको कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता है। पार्टी की जहां तक बात है कि पार्टी आज किन परिस्थितियों में है, तो कोई ऐसा दल नहीं बचा है कि जिसने अपने बुरे समय नहीं देखा हो, जिस भी पार्टी ने, जिस भी दल ने। कांग्रेस का एक जमाने में एक छत्रराज था, जो भी टिकट पाता था वो एमएलए हो जाता था। आज आप परिस्थितियों से अवगत हैं। आपने रही बात, आप जो मौजूदा दौर में जिसकी सत्ता है, 2012, 2007, 2000 और मतलब 3-4 की बात मैं करूंगा जी। उन समय जो स्थितियां थी, किसी ने आकलन नहीं किया था कि इतनी मतलब बहुमत 2017 और 2022 कंटिन्यू सरकार बनाई जी। तो ये तो परिस्थितियां हैं, लेकिन बहन जी की कुछ नीतियों से प्रभावित होके, और बहन जी के जो मैंने 2007 से 12 तक, जहां तक मुझे स्मरण है, कि जो रोजगार देने का वो था। और सबसे बड़ी चीज देखिए, मेरा राजनीतिक लक्ष्य हमेशा, जो मेरा अपना वो रहा, एजेंडा रहा है कि कभी भी जात धर्म और मजहब की राजनीति का मैं कभी पक्षधर नहीं रहा हूं जी। और आप 2007 से 2012 तक आप जितने भी विधायक हुए हैं, जो मिनिस्टर हुए हैं, जितने भी लोग एमएलसी हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, आप लिस्ट उठा के देख लीजिएगा, उसमें बैकवर्ड से लेके जनरल क्लास से लेके कोई भी व्यक्ति, कोई भी जात या धर्म अछूता नहीं है। ये मुझे सबसे ज्यादा बहन जी की नीतियों में ये सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीज लगी कि किसी भी को कहीं भी कहीं ऐसा नहीं महसूस है कि हम कहीं इग्नोर हो रहे हैं जी। तो ये रहा, इसी वजह से आज भी मतलब 2022 चुनाव में लड़ा, और लोगों ने मुझसे कहा भी कि फिलहाल जो स्थितियां हैं आप, मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि बहन जी ने मुझे अवसर दिया। जिस समय मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करना था, क्योंकि अभी आपने दोहराया कि आप उस दौर से गुजरे हैं जब छात्र संघ का चुनाव हुआ, मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूं। और जिस, मैं बहुत आदरणीय बहन जी का, मैं दिल से जब तक है मैं हमेशा वो रहूंगा। बहन जी ने अवसर दिया मुझे जी। और हार जीत, भाई साहब, ये आप भी जानते हैं कि हार जीत, समय परिस्थिति ये लागू नहीं करती है। उन्होंने अवसर दिया, और उनकी नीतियों से मैं आज, जहां तक आज इस ऐसा दिन है, आज काशीराम जी का पुण्यतिथि, हाँ पुण्यतिथि है आज उनकी, माननीय वर काशीराम साहब की। आज आपके सामने मैं बैठा हूं, और आज का जो भीड़, आज का जो जनसैलाब, वो इस बात का गवाह हुआ उत्तर प्रदेश में। आज की तारीख 2027 तक भाई साहब लोग याद रखेंगे जी। ये निश्चित तौर पे, आप कभी भी हमारी आपकी चर्चा फिर होगी जी। ये एक परिवर्तन का आज संदेश पूरे प्रदेश में गया है।
मतलब मुझे तो लगता है कि आप जैसे नेता जो लंबे समय से 13 वर्ष जो हो चुके हैं, 14 वर्ष भी होने वाला है वनवास जो 2012 में शुरू हुआ था जी, तो उत्साहित हुए होंगे लोग, लगा होगा उन्हें सबसे ज्यादा भाई साहब जो गरीब गुर्बत, और आप रैली में अगर आपके लोग गए होंगे जिन्होंने कवर किया होगा, मतलब जो उत्साह बिना बुलाए अपने पैसे से अपने टिकट से, यहाँ तक कि मुझे सूचना मिली अगल बगल के जिलों के लोग पैदल आए। आप बताइए जिसकी सरकार 2012 से नहीं है, पिछले 10, 12, 15 वर्षों से सरकार ना हो, कार्यकर्ताओं में ये गजब का उत्साह कि पैदल आ रहे हैं। अच्छा एक बात बस पूछूं, ये लोग भी तो भटके लोग रहे होंगे, कभी भटके होंगे, कहीं ग्राफ गिरा तो इसका मतलब कि ये लोग साथ नहीं रहे होंगे बीच में देखिए गुमराह किया गया। हमारे जो वोटर थे वो बेचारे कमजोर लोग थे, अच्छी थोड़े बहुत शिक्षा का अभाव रहा और उनको कहीं ना कहीं गुमराह किया गया। आज उनको ये महसूस हो रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया, बहुत बड़ा नाटक किया गया, और इस बात का साक्षी आज रामाबाई पार्क बना है। तो धोखा किसने दिया? जो दल गुमराह किए किसी भी तरीके से, प्रलोभन से। आज इस बात को बहन जी ने मंच से कहा, मंच से बहन जी ने कहा कि हमको तो लगता है अब की बार ही वही पीडीए बताकर गुमराह कर पाए थे सपा। नहीं, गुमराह बहन जी ने आपके कथनानुसार जो भी इसी चुनाव में और पिछले चुनाव जैसे कुछ प्रलोभन देके कि बहन जी का इस चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ वीडियो फेक चलाए गए, तो उन सब चीजों का असर मतदाताओं के दिलो दिमाग में पड़ा। लेकिन आज की रैली जो थी वो कार्यकर्ताओं के नजर से बहन जी ने जो कहा, बहन जी ने कहा कि अगर आप लोगों के लिए मैं वायदा करती हूँ लाखों लाख भीड़ से कि अगर जमीन पे उतरना पड़ेगा, जहां कहेंगे जहां मैं चलने के लिए तैयार हूं, तो बहन जी ने भी मन बना लिया है कि अब परिवर्तन होना। आपके इस जो अभी भीड़ हुई रमाबाई पार्क में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि ये 60 गांठ वाला मामला था। और एक बात मेरे भी मन में है, कुछ राजनीतिक विश्लेषक भी लोग शेयर कर रहे थे, तो मैं उनकी बातें कह रहा हूँ कि डायरेक्टर जो है वो इस पूरे स्क्रिप्ट का कोई दूसरा रहा, क्योंकि जैसे आप देखते रहे होंगे फिल्मी सीरियल्स में लंबे चलने वालों में कि कभी हीरो मर जा रहा है, फिर उसे लगा कि इसको फिर से लाना चाहिए, तो वो बताते थे कि पत्थर से गिरा तो जरूर था लेकिन नीचे जाके अटक गया था, और फिर वो बचा देते हैं। वैसे ही आनंद आते हैं फिर चले जाते हैं। तो ये बता रहे हैं लोग कि डायरेक्टर कोई दूसरा है कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा एक बात आप हमें बताइए। मैं चुनाव लड़ा हूँ विधानसभा तुलसी, मैं राजनीतिक आपने जैसे परिचय कराया जी, मेरी जानकारी में किसी भी तरीके का इस तरीके का प्रलोभन या जिस तरीके से जो दुष्प्रचार इसे कहते हैं कि जब किसी को दिखता है कि जो अगला दल है या जो अगली पार्टी है उसको दोबारा विश्वास जनता में वापस हो रहा है, तो उसको जनता को भ्रमित करने के लिए तरह तरह की बातें की जाती हैं। मैं फिर दोहराना चाहूँगा, आप जब कल की न्यूज़ पढ़ेंगे या जो आपकी जानकारी संज्ञान में आएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो उत्साह, जो गजब का लोगों में बहन जी के लिए प्यार, ये उत्तर प्रदेश में हमें लगता है आज की परिस्थिति में किसी नेता के लिए इतना प्यार नहीं कि 100 किलोमीटर पैदल चल के कोई आए। ये इस बात का नजीर है कि बहन जी ने इस बात को साबित कर दिया कि भले ही 10-15 साल से वो सरकार में नहीं है, लेकिन 72 साल का बूढ़ा आदमी पैदल चल के आए, 60 साल की महिला पैदल चल के आई, और सरकार में ना होते हुए कभी बहन जी ने मतलब इधर 10-15 वर्षों से कोई ऐसी, जैसे लोगों ने कहा हो कि किसी को किसी भी तरीके से कोई योजनाओं का वो दिया हो, लेकिन जो बहन जी ने कर दिया है वो अमिट है, वो लोगों के दिलो दिमाग में बिल्कुल छाप छोड़ चुका है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि हम वोट बहन जी को देते हैं, परिस्थितियां पता नहीं क्या हो जाती हैं। तो ये आप कहाँ किसको कह रहे हैं? नहीं, ये लोग आज कह रहे थे कि हम वोट देते हैं। लोग, आपके ही पत्रकार बंधु ने किसी से पूछा कि आप लोग इतने समर्पण भाव रखते हैं तो क्यों चीजें नहीं प्रॉपर हो रही? तो आप ईवीएम पे बता रहे हैं क्या? वो आज बहन जी ने कहा बैलेट पे चुनाव होगा। बहन जी ने तो कहा कि अब बैलेट पे तैयारी हो रही है चुनाव करा। तो ये तो जितना विपक्ष है सब कह रहे हैं। हाँ, तो बहन जी ने तो मंच से कहा, आपने टीवी पे भी सुना होगा। अच्छा, मतलब आप ये इस बात को ये बता के कहना चाहते हैं कि 60 गांठ नहीं है, ऐसा? 1000% नहीं है 60। बहन जी ने बार बार कहा है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, और बहन जी ने एक एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से रखी है। आप जानते हैं कि कभी भी आज तक जब से मैंने होश संभाला है और जब से मैं बहन जी को सुन रहा हूँ, बहन जी कोई बात, पहली बात तो किसी के बारे में किसी के शब्दों द्वारा अमर्यादित नहीं बोलती हैं, और जो बातें होती हैं उनकी एकदम बिल्कुल जितना बोलना है उतनी बातें बोलती हैं, हवा हवाई बातें नहीं करती हैं।
कोई ऐसी उनके जो कहते नहीं, क्या कहते हैं उसको, आजकल एक उसमें चला हुआ है कि जुमला, बहन जी के राजनीतिक अभी तक जो मैंने देखा है कभी जुमला नहीं रहा है। उन्होंने अगर जो कह दिया वो चीज पे उनको करना ही करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से वायदा कर लिया, लाखों लाख 5 लाख कार्यकर्ताओं से, कि इस बार आप जहां कहेंगे 2027 में, जैसे आप कहेंगे मैं आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हूं, आपके साथ चलने को तैयार हूं। तो आप इस बात को बिल्कुल, मतलब आज मैं आपसे कह के जा रहा हूं भाई साहब जी, गौतम भैया जी, 2027 से पहले आपको भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जी। 2027 में आप परिवर्तन लाने वाले हैं जी। हम, आप बसपा की बातें हो गई जी, आपकी ही बातों पे फिर से आते हैं। जी। तुलसीपुर विधानसभा में जी आप प्रत्याशी रहे जी जी और वहां पर भाजपा जी जीती, जी लेकिन दूसरा जो उनके सामने रनर अप जो रहा वो इंडिपेंडेंट जी जी रहे। हाँ। तो वहाँ बसपा सपा ये क्या कर रहे थे, ये लोग क्या कर रहे थे? नहीं, उस समय जो आपको अभी बता रहे हैं कि वहाँ परिस्थितियाँ जो बनी, वहाँ पे बीएसपी और समाजवादी की बात तो मतलब जो आपने कही, वहाँ पे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी जी, कुछ सेंटीमेंट्स कुछ ऐसे बने कि उसका लाभ मिला। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी, आप उस पे जी जी वहाँ पे तो थोड़ा सा सहानुभूति का वो रहा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं, जैसे कभी कभार तो हो जाता है। आपको लगता है कि वहाँ बसपा चुनाव जीत सकती है? 100% जीतेगी इस बार तो। बीएसपी वहाँ ही नहीं जीतेगी इस बार। आज की रैली बहुत बड़ा इम्तिहान था बहुजन समाज पार्टी के लिए, और उत्तर प्रदेश के लोग जो ये बार बार कह रहे थे कि बीएसपी का दोबारा आना असंभव है, आप 10-5 दिन में, 1 महीने में सुनेंगे कि बीएसपी का ही आना तय है। ये भी आप देखिएगा। मैं आप सबके आपके लिए शुभकामनाएं जी। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये पीडीए को डेंट लगाने के लिए किया जा रहा है। जो जिस तरह की बातें जो अभी होनी शुरू हो गई हैं लोगों द्वारा, मतलब ये मैं तो कयास, ये विरोधी दल कुछ हैं, वो 2-4 दिन प्रचारित होगा इस चीज को लेके, सोशल मीडिया पे होगा और चौराहों पे होगा कि फलाने द्वारा प्रायोजित हुआ है। तो जो जिन दलों द्वारा जो बता रहे हैं, हाँ। और जो खुद में हैं, तो ये लोग क्यों इतनी भीड़ नहीं इकट्ठा कर पाते? मैंने, हमारी टीम ने आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, क्योंकि हम सोचे कि आज आपका कौन फॉलोअर्स कौन है, कौन देख रहा है, कौन आपके लोग हैं जी, तो वो हम एक बार कहेंगे कि ये आपका फेसबुक अकाउंट है, आज आप रैली में भी रहे जी जी, और आपके लोग आपको क्या कह रहे हैं, ये तो जो आपने बताया अपने बारे में जी, लोग भी क्या कह रहे हैं वो भी हम देखेंगे। ऊपर थोड़ा सा कीजिए और इसमें कमेंट्स में जाइए, कमेंट, अच्छा, और ऊपर जाइए। आपके पोस्ट बहुत कम आ रहे हैं, देख रहे हैं। सितंबर 9 के ये भूतपूर्व विधायक श्री जगराम पासवान जी के शुक्लागंज स्थित नवीन आवास के गृह प्रवेश में आप सम्मिलित हुए, यानी हमेशा होते रहते हैं आप ये लोगों के कार्यक्रमों में? हाँ, तो बहुत दिन से हमेशा जाना आना तो ये। और ऊपर कीजिए, ये अखिलेश प्रताप जी आपके लिए कह रहे हैं, भैया आपका स्नेह हम पर सदैव बना रहे जी, आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य की बात है जी, माँ जगत जननी के दरबार में आने का। और आगे कीजिए कुछ कमेंट्स। हम शायद हमको लगता है कि हमारे बलरामपुर के विनोद शुक्ला जी, यानी अन्य जातियों में भी आपको अच्छा कह रहे हैं लोग, हमारे बलरामपुर के आन बान शान आपका हमेशा अपने क्षेत्र के प्रति लगाव बना रहे, यही हम आशा करते हैं। ये ब्रजभूषण राजपूत जी, ये विधायक हैं चरखारी से जी जी, तो इनके पिताजी जी, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया था जी। और आगे ये कौन सा कार्यक्रम था, ये क्या था? ये BIA जो है अंजुमन हिंद अवध जो स्टेट्स हैं उनका चुनाव था, तो उसमें बलरामपुर। भैया अगली बार देखिए, आपके समर्थक कह रहे हैं भैया अगली बार आप दावेदारी कीजिए। अरे वो तो जन्मदिन पर जी भी आपके जी। कुछ और आगे चलते हैं जी। और ये एक आपका जी विधानसभा क्षेत्र तुलसीपुर में जी, हरैया में तिवारी जी के भावपूर्ण स्नेह आमंत्रण पर। जातीय समीकरण क्या है वहाँ का? जातीय समीकरण जैसे वहाँ पे बहुलता, मतलब सबसे ज्यादा
बोलता हमको लगता है कि वो मुस्लिम है। मतलब इंडिविजुअल हिंदू ज़्यादा हैं। हाँ, लेकिन वोटिंग कन्वर्जन पे देखा जाए तो आप हैं, मुस्लिम हैं, ओबीसी भी हैं, एससी हैं, ऐसा नहीं, ब्राह्मण भी ठीक तादाद में हैं। जी जी। और सब दल, ये ब्रजेश द्विवेदी जी कह रहे हैं, माँ पाटेश्वरी कृपा ऐसी हो पूरे तुलसीपुर विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों का प्यार दुलार आप पर जी जी ऐसे ही बना रहे। जी। अच्छा, आप ये 23 अगस्त को यानी आप ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं? हाँ नहीं, ये तो जब रैली संबंधी तैयारी हो रही अच्छा, उसी समय से जी, अगस्त 23 से तैयारी हो हमारे रही है। प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे जी, हाँ, जी, ये आपने बहुत सही कहा। जो अभी तत्काल में बातें चल रही हैं कि फलाने द्वारा पर आयोजित है, फलाने द्वारा, तो देख लीजिए उसकी तैयारी जमीनी स्तर पर कितनी जबरदस्त तरीके से ही हो रही है। ये आप लोगों को भी देखना चाहिए और उन लोगों को झुठलाना चाहिए कि बीजेपी वालों ने ये कराया, फलाना कराया। ये देख लीजिए 23 अगस्त है, आज अक्टूबर में रैली हुई और ये हर ग्राम सभा स्तर पे तैयारी हुई है, हर बूथ स्तर पे लोगों को बुलाया गया है, हर विधानसभा में हुआ है। दिनांक भी निर्धारित हुआ था क्या एक बार? हाँ, 9 तारीख को हो गया था। अच्छा, 9 तारीख को हो गया था। उसी के उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल जी गए हुए थे जी। तो ये आपने सही इसमें आपने लिंक किया कि उन बातों को दर्शाता है कि तैयारी के साथ कार्यक्रम हुआ है, किसी के कहने से नहीं हुआ है। तो तैयारी बहुत पहले से हो जी जी। थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा आपके साथ। आपके जैसा छवि किसी में नहीं है जी। जय हो। राकेश में सच, मैं देखा सभी ब्राह्मण आपको बहुत पसंद कर रहे हैं जो भाई सभी। अच्छा, भाई साहब अभी आप देखिएगा। अच्छा, ये हमारे घर आए थे प्रदेश अध्यक्ष जी। अच्छा, ये 19 जुलाई को ही? जी, तभी ये बता दिए थे हमको हाँ कि मतलब 9 अक्टूबर को होना है जी। और तभी से सीरियस तरीके से पार्टी पूरी तरीके से लगी 19 जुलाई से आप तैयारी कर रहे हैं। नहीं, ये बताने की आपको भी कि मतलब कि कहीं से किसी द्वारा वो नहीं, पार्टी सीरियस थी इस चीज को लेकर। हाँ, ये आप सबका अपना प्रयोजन। हाँ बिल्कुल 100%। इसको ये झुठला रहा है। ये सब 19 जुलाई से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। बिल्कुल। और प्रदेश बहन जी ने जुलाई के, हमें लग रहा है कि जून उनसे ही तैयारियां हो रही थी कि 9 तारीख को मान्यवर जी के उसके में जयंती में बहुत भव्य कार्यक्रम करते हुए और पुनः दोबारा बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको ये संदेश देना चाहती थी बहन जी। और बहन जी ने स्पष्ट संदेश दिया, उसमें कहने की बात नहीं। बहन जी कभी ये सब शब्दों का प्रयोग नहीं करती कि मैं वायदा कर रही हूँ। बहन जी कभी मंच पे नहीं कहती हैं। बहन जी का एक, मैंने अभी आपको बताया कि वो ना जुमलेबारी बात करती है ना जुमले वाला भाषण होता है। बहन जी ने कहा मैं लाखों लाख कार्यकर्ताओं से वायदा कर रही हूँ, जहां आप कहेंगे जहां मैं आपके लिए तैयार हूँ। नौजवानों के लिए उन्होंने कहा कि मैं श्री आनंद जी को कहा कि आप नौजवानों को जोड़ना शुरू कर दें। तो जैसे बहन जी का एकदम जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो चुका है कि वो 27 का चुनाव पूर्ण रूप से सीरियसली लड़ेंगी। और सीरियसली लड़ेंगी नहीं, आप बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे एकदम निश्चित तौर पे, आप जान लीजिए। नहीं, क्या आप 2007 दोहराना चाहते हैं? 2007 ही दोहराएंगे, बिल्कुल दोहराएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे लोगों के दिलो दिमाग में है, मैं राजनीति कर रहा हूं, मैंने देखा है उतार चढ़ाव। बीजेपी के टिकट 2012 में बुला बुला के दिए जा रहे थे। अगर आप थोड़े से भी चर्चित थे तो आपको बीजेपी जबरदस्ती टिकट दे रही थी। 2017 में बीजेपी पूर्ण बहुमत में आई, 2022 में पूर्ण बहुमत में आई। आपकी समाजवादी पार्टी मान लीजिए 2017 तक था कि अखिलेश जी का वो रहा। उससे पहले 2012 में बीजेपी कहीं 2000 वोट पाई थी, कहीं 3000 वोट पाई थी, कहीं 5000 वोट पाई थी। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, ये लोग चुनाव लड़े थे, कोई 6000 कोई 7000 टिकट पाए थे और इस वोट पाए थे। और इस बार जब 2017 में चुनाव हुआ, जिसको कोई जानता नहीं था, जिसको कोई पहचानता नहीं था, जो लोग टिकट मांग रहे थे उनको कोई गंभीरता से लेता नहीं था, वो माननीय विधायक होके आए। तो ये जनता जनार्दन है। जनता जब माइंडसेट कर लेती है तो हमारे आपके समझ से परे हो जाता है और रिजल्ट फिर दूसरा आता है। आप बताइए 5-6 लाख आदमी, 5 लाख आदमी, जिसमें से आप पता करिएगा, आप इंक्वायरी कराइएगा अपने जो भी आपके लोग हैं एसोसिएट, उनसे पूछिएगा कि कम से कम अगल बगल जिलों के कम से कम 10,000 आदमी पैदल आए हुए थे जी। पैदल, जैसे सिधौली है आपका बगल में, जो यहाँ जो बॉर्डर रायबरेली इलाका का है, जो आपका बॉर्डर बाराबंकी का है, ये लोग पैदल चल के आए थे। आप बताइए किसी नेता के लिए ये दीवानगी, किसी नेता के लिए इतने जज्बात जो 15 साल से उसमें ना हो, जो खुद वायदा कर रहा हो, उसको कोई रोक ही नहीं सकता 2027 में आने के लिए। और कि ये सब जितनी भी ये जो थ्योरी चल रही है उसको आपने देख ही लिया है कि जून से तैयारी हो रही थी और गंभीर रूप से तैयारी हो रही थी। बार बार यहाँ तक कि आकाश जी खुद चीजों को मॉनिटरिंग कर रहे थे। हम लोगों से आकाश जी की बात हो रही थी कि जो जो चुनाव लड़ने के बाद बीएसपी में बने हुए हैं
क्योंकि ज़्यादातर लोग चुनाव लड़े चले गए। आकाश जी उन लोगों से बात कर रहे थे टेलीफोन से ही, अपने यहाँ आवाज़ से, कि कितनी बसें आनी है, गंभीरता से ले रहे थे। हमको तो किसी बीजेपी वाले फोन नहीं आया कि भाई साहब आप चुनाव लड़े हैं, आपको हम दिए दे रहे हैं, जाके उसको हिट करिए तो उसका फायदा हमको मिलेगा। ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं। और जब किसी भी दल का जैसे समय आना होता है तो चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब उसके बारे में तरह तरह की बातें करते रहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे वोटर बेचारे गरीब हैं, थोड़े पढ़ने लिखने बहन जी के टाइम पे व्यवस्थाएं दी गई, उसके बाद उनके बारे में सोचा नहीं गया, तो दोबारा चाहते तो कह रहे हैं कि राशन वाला लोगों ने पूछा आज उनसे कि आपको राशन दिया गया क्या, इस बार आप फिर भी बहन जी को वोट करेंगे? उन्होंने कहा अगर बहन जी के लिए जान दे देनी पड़े तो इस बार तो 2027 में हम बहन जी को लेके आएंगे। उन्होंने माइंडसेट कर रखा है। जो वोटर है जो बीएसपी का है, वो जो मूल वोटर है, और बहन जी ने सबसे बड़ा संदेश आज एक दे दिया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का। उन्होंने स्पष्ट 5 लाख आदमी के सामने ओबीसी, एससी, अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, ठाकुर सबको खड़ा करके कह दिया आप इनकी जिम्मेदारी। ये सबसे अच्छी बात है आज के देश, मतलब जो परिस्थितियां चल रही हैं, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन उस समय लोगों ने नहीं सुना, 2008 में ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय आज लोगों ने नहीं, लोगों को आभास हो रहा है ना कि ये जो हैं, जो परिस्थितियां हैं, उस हम लोगों को चीजें नहीं मिली जिस विश्वास के साथ जो लोग भी गए। तो आज उस चीज का पश्चाताप है, और इस पश्चाताप को 2027 में वोट देके बहन जी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के इस चीज को भरपाई करेंगे। हमारे कार्यक्रम के टाइटल का नाम है नेता हम ही हैं कल के, तो हमारी पूरी शुभकामनाएं रहेंगी जो भी लोग हमारे मेहमान हैं वो कल के नेता बने, नेतृत्व करें लोगों का। और जिस बड़ी सभा की बात आज हो रही थी, वो आपका वोट में कन्वर्जन कैसे हो जाएगा और उसके लिए कितनी चीज़ें, क्या और भी परिणाम क्या होंगे, कैसे रहेंगे, लेकिन हमारी शुभकामनाएं आपको